पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्पेशली ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, दैट इज़ नाइट्रोजन फैमिली के जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो हम लेने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। चलिए इस फर्स्ट स्लाइड में देखिए, नाइट्रोजन फैमिली में यूनोएट कौन कौन से मेंबर आते हैं। तो नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस दे आर टिपिकली नॉन मेटल। क्या है ये? नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी दे बिलोंग्स टू मेटेलॉइड्स, ये मेटेलॉइड्स हैं। एंड बिस्मथ इज़ ए मेटल। बिस्मथ क्या है? मेटल है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाता है। चलिए देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। Group 15 elements. Group 15 includes nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These elements are collectively called the elements of nitrogen family after the name of the first member of the group. आपको बताया गया कि इस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन है, इसलिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम सिंपली नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर? On moving top to bottom in group, metallic nature of these elements goes on increasing. जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इन एलिमेंट्स का मेटालिक नेचर इंक्रीज होता जाता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दे आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटेलॉइड्स एंड बिस्मथ इज टिपिकली मेटल। क्या है बिस्मथ? मेटल है। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मेटालिक नेचर इंक्रीज होता जा रहा है। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या हैं? नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी दे आर मेटेलॉइड्स एंड बिस्मथ इज मेटल। तो मेटालिक नेचर मूविंग डाउन द ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जा रहा है, जैसा कि अदर ग्रुप में भी अपने को देखने को मिलता है। Here नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स, वही लिखा हुआ है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटेलॉइड्स व्हाइल बिस्मथ इज ए टिपिकल मेटल। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक इन नेचर। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स पॉलीएटॉमिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस इज टेट्राएटॉमिक। फास्फोरस कैसा होता है? टेट्राएटॉमिक होता है, P4 लिखते हैं। आगे चल करके हम फास्फोरस के एलोट्रॉप्स और उसके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। Now, nitrogen is a diatomic gas while other members are solid at room temperature. जो फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन है वह एक डायटोमिक गैस है, जबकि अदर मेंबर्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Now, occurrence की बात कर रहे हैं। Molecular nitrogen comprises 78% by volume of the atmosphere. एटमॉस्फेयर में by volume, you know 78% क्या है? नाइट्रोजन है। यू नो सेकेंड पोजीशन पर ऑक्सीजन आता है, अबाउट 21% है एटमॉस्फेयर में, और थर्ड पोजीशन पर आर्गॉन आता है जो कि 1% के आसपास है, और फोर्थ पोजीशन पर एटमॉस्फेरिक गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ओनली 0.03%। तो नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम 78% है इन एटमॉस्फेयर। वही चीज लिखा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंप्राइजेस 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। इन अर्थ क्रस्ट इट ऑकर्स एज सोडियम नाइट्रेट, दैट इज child saltpeter, and potassium nitrate KNO3 called Indian saltpeter। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि चाइल्ड saltpeter क्या है और इंडियन saltpeter क्या है। तो चाइल्ड saltpeter दैट इज सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और इंडियन saltpeter दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंपल टाइप के क्वेश्चंस में। तो अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन एज सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें सोडियम नाइट्रेट को हम चाइल्ड saltpeter बोलते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट को हम इंडियन saltpeter बोलते हैं। नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन
इन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स में ये प्रोटीन्स का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। कौन? नाइट्रोजन। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन का अकरेंस कहाँ है? 78% बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर है। अर्थ क्रस्ट में यह सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। और तीसरी चीज़ आपने देखा कि यह प्रोटीन्स का, बायोमॉलिक्यूल्स में आता है प्रोटीन्स का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। कौन? नाइट्रोजन। ना फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस का अकरेंस, फास्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है? तो फास्फोरस जो रॉक्स है उसका एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। एपेटाइट फैमिली के जो मिनरल्स होते हैं उसमें पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं फास्फोरस आकर्स इन मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली का एक जनरल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है CA9PO4 6.CaX2 where X can be fluorine, chlorine or OH group. For example, फ्लोर एपेटाइट का फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है जो कि एपेटाइट फैमिली का एक मेंबर है CA9PO4 6, देन CaF2 इस X की जगह कौन आ गया है? F2 आ गया। तो आपने देखा कि फास्फोरस जो रॉक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, यह एपेटाइट फैमिली के मिनरल्स में पाया जाता है। और एपेटाइट फैमिली के मिनरल्स का जो जनरल फार्मूला है वो है CA9PO4 6 CaX2। पूछा जाता है कि जो एपेटाइट फैमिली का रॉक हैं उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है या कौन कौन से उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो याद रहे उसका एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट फास्फोरस है। नाउ These are the main components of phosphate rocks. Phosphate rock का main component है कौन? एपेटाइट फैमिली के जो minerals हैं। Now, it is also an essential constituent of bones and is also present in milk and eggs as phosphoprotein. याद रहे यह बोन्स का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। कौन? फास्फोरस। और मिल्क और एग में फास्फोप्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। तो फास्फोरस का अकरेंस आपने देखा कि यह एपेटाइट फैमिली के मिनरल्स में पाया जाता है। दूसरा आपने देखा कि यह बोन्स का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है। तीसरा आपने देखा कि एग्स और मिल्क में फास्फोप्रोटीन के फॉर्म में ये पाया जाता है। कौन? फास्फोरस। बारी आई आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का। ये मेनली सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं इन अर्थ क्रस्ट। तो आपने देखा कि आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ये मेनली सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो उसमें सबसे पहला हम लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यू नो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज 15th ग्रुप एलिमेंट। इनका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NH2NP3। यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होते हैं। याद रहे s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है यहाँ पर। और p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन में होता है, दैट इज px1, py1 एंड pz1 का कन्फिगरेशन होता है। आप देख सकते हैं द जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज NH2NP3। Here s orbital is completely filled while p orbitals are half filled. Thus these elements have extra stable electronic configuration and therefore have extra stability. आपने देखा कि इन एलिमेंट्स में एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। आपको पीरियडिक टेबल वाले चैप्टर में बताया गया था कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कन्फिगरेशंस हैं ऑफ सब सेल्स, दे आर मोर स्टेबल, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो पी सब सेल है वो हाफ फील्ड कन्फिगरेशन में है, यानी px, py और pz तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण यह एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखता है, मोर स्टेबल कन्फिगरेशन होता है इन एलिमेंट्स का। नेक्स्ट,
एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की हम बात करते हैं। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटॉमिक दैट इज कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई गोज ऑन इंक्रीजिंग. It is because of the addition of new cells one by one. Here a considerable increase in covalent radius is observed from nitrogen to phosphorus, but it is very small for arsenic to bismuth. It is because of the insignificant screening effect of intervening electrons of d and f orbitals in heavier elements. तो आपको बताया गया कि जब हम नाइट्रोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज स्पेशली कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज होता चला जाता है। क्यों बढ़ता है? तो उसका रीज़न है हर बार एक नया सेल ऐड होता जाता है, नया सेल ऐड होगा तो नेचुरल है कि एटॉमिक साइज बढ़ेगी। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक तो एटॉमिक साइज तेजी से इंक्रीज होता है, लेकिन फास्फोरस के बाद यानी फास्फोरस देन आर्सेनिक देन एंटीमनी देन बिस्मथ, फास्फोरस से बिस्मथ तक जो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज की रेट होती है वह रिलेटिवली लेशर होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज एटॉमिक साइज में देखने को नहीं मिलता। इसका रीज़न है जो इंटरवेनिंग डी और एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो अच्छी स्क्रीनिंग नहीं करते, अच्छी स्क्रीनिंग नहीं करते तो नेचुरल है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर खींचते जाएंगे। तो आपने देखा कि इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग के कारण, किसकी इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग? तो डी और एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों की। तो डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग के कारण फास्फोरस टू बिस्मथ जो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज की रेट होती है वह रिलेटिवली लेशर होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इंक्रीज इन एटॉमिक साइज फ्रॉम फास्फोरस टू बिस्मथ क्यों रिलेटिवली लेशर होता है? तो आंसर इज इट इज बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इस ब्लॉक में यानी पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट प्रोनाउंस्ड है तो वह है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहां पर भी आपने देखा। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको मालूम है किसी भी एटम के गैसियस फेज में आउटर मोस्ट सेल से, किसी आइसोलेटेड एटम कोई हो गैसियस फेज में हो, उसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो चेंज इन एंथैल्पी होती है इस प्रोसेस में उसे हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपने देखा था कि इन एलिमेंट्स में आउटर सेल में एस सब सेल जो है वो फुल फिल्ड है और पी सब सेल में Px, Py और Pz ऑर्बिटल जो हैं वो सभी हाफ फील्ड हैं। तो नेचुरली ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिलेटिवली ज़्यादा एनर्जी लगती है। इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिलेटिवली ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली इसके बाद जो फैमिली है दैट इज ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स उनसे ज़्यादा अपने को मिलती है। देखिए यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। क्यों भाई? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जा रही है। It is due to gradual increase in atomic size down the group. Due to extra stable half-filled electronic configuration of p orbitals and smaller atomic size, the ionization enthalpy of group 15 elements
is found to be much greater than that of group 14 elements of the corresponding period. यहाँ एक चीज़ और बताया गया है कि इन एलिमेंट्स का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है जस्ट उसके पहले वाले ग्रुप से अगर हम कंपेयर करें, ग्रुप 14 से कंपेयर करें तो उससे रिलेटिवली ज़्यादा होता है। तो ये तो इन ट्रेंड है, जैसे जैसे आप किसी भी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो 14 से ज़्यादा ग्रुप 15 का है, ये तो इन ट्रेंड है, इसमें कोई एक्सेप्शन की बात नहीं है। लेकिन जब हम 15 और 16 को कंपेयर करते हैं तो ग्रुप 15 से ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होना चाहिए था? ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। देखा गया कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली करिस्पॉन्डिंग ग्रुप 16 के एलिमेंट से क्या पाई गई? ज़्यादा पाई गई। तो ये एक एक्सेप्शनल केस बनता है। Similarly, due to more stable half-filled electronic configuration of p orbitals, the ionization enthalpy of the elements of group 15 are found to be exceptionally higher than those of the elements of group 16 of respective period. For example, the ionization enthalpy of nitrogen is found to be exceptionally higher than that of oxygen. याद रहे आपके बोर्ड एग्जाम में ये एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड टू बी एक्सेप्शनली हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। गिव द रीजन, इसका कारण क्या है? तो रीजन आपको मालूम है, यहाँ रीजन ये है कि नाइट्रोजन फैमिली में पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फील्ड हैं। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स का जो जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी सब सेल का है वो हाफ फील्ड है। नेचुरली ये कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और यही रीज़न है कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली हायर होती है एज कंपेयर टू दोज ऑफ the elements of group 16, that is ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनकी अपेक्षा नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। चलिए एक रीजनिंग क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गिव द रीजन। याद रहे बोर्ड जो आपका एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। गिव द रीजन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड टू बी एक्सेप्शनली हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ आंसर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एज अंडर। देखिए नाइट्रोजन 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। आप देख सकते हैं कि p सबसेल के सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ p सबसेल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कंडीशन में है। O8 का केस देखिए 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। यहाँ पर p सबसेल हाफ फील्ड का कंडीशन नहीं है बल्कि हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि px ऑर्बिटल में 2px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जबकि 2py और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो नेचुरली ऑक्सीजन के केस में जो p सबसेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह हाफ फील्ड नहीं है, वह ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। Here in case of nitrogen, electron is removed from 2p subcell having more stable half-filled electronic configuration. Hence, it requires relatively more energy for the removal of electron. Thus, it has exceptionally higher value of its फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, उस समय कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन में p सबसेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। p सबसेल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो नेचुरली यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, एंथैल्पी चेंज ज़्यादा होगा। तो नेचुरली फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। वहीं ऑक्सीजन के केस में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो p सबसेल से निकलेगा वह न तो हाफ फील्ड है न ही फुल फील्ड है, नेचुरली लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ हमको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। Now,
On the other hand, in case of oxygen, electron is also removed from 2p orbital, but it has neither half-filled nor full-filled electronic configuration. Hence, it requires relatively lesser energy for the removal of electron. Thus, it has relatively lesser value of its first ionization enthalpy. तो आप देखोगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली हायर है देन ऑक्सीजन। लेकिन जब हम बात सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की करते हैं तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में उल्टा हो जाता है। आप देखेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज लेसर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। क्या रीजन है तो हम आगे देखते हैं। After removal of one electron, the case gets reversed. Hence, second ionization enthalpy of oxygen is more than that of nitrogen. एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो मोनो पॉजिटिव आयन बनेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल केस रिवर्स देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां देखिए N+ और O+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन एटम निकाल देता है वह N+ बना लेता है, ऑक्सीजन एटम निकालता है तो O+ बना लेता है। ये जो मोनोपॉजिटिव आयन बने हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। N+ आयन दैट इज 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। याद रहे p सबसेट था जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन था, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, वो यहां वेनिश्ड हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, वहीं O+ का केस देखेंगे, ये हो गया 1s2 2s2 2px1। याद रहे पहले एटम में 2px2 हुआ करता था, अब हो गया 2px1 2py1 2pz1। आप देख सकते हैं कि O+ में जो p सबसेल है अब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया है, तो नेचुरली ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब O+ से इलेक्ट्रॉन यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम बाहर निकालेंगे तो हमको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो नेचुरली सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन विल बी मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको मालूम है जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार डिक्रीज होती जाती है। यहां भी वही ट्रेंड देखने को मिलेगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन जनरल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। हाउएवर in heavier elements the difference is relatively less pronounced। क्या बताया गया, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है, लेकिन ये जो डिक्रीज है वो लेस प्रोनाउंस्ड है इन हैवियर एलिमेंट्स। हैवियर एलिमेंट्स में वह थोड़ा कम प्रोनाउंस्ड है, मतलब वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिक्रीज है वो थोड़ा धीमा होता है, जबकि लाइटर एलिमेंट्स में डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेजी से होता है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, ये सब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट इट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मथ। आप देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, देन आर्सेनिक। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बढ़ता है, लेकिन आर्सेनिक के बाद आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ, आर्सेनिक से बिस्मथ तक ये डिक्रीज होता चला जाता है। तो आपने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट इट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मथ। बारी आई एलोट्रोपिज्म की। एलोट्रोपिज्म क्या होता है, तो जब कोई एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। उस एलिमेंट का एलोट्रॉप्स, जो अलग अलग फॉर्म है उसके, और एलोट्रॉप्स जो भी एलिमेंट शो करता है इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं एलोट्रोपिज्म। तो आपने क्या देखा, व्हाट इज एलोट्रोपिज्म? दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इनटू टू और मोर फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज आप देखेंगे सेम मिलेंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस मिलेंगे। तो
एलोट्रोपिज्म एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 शो एलोट्रोपिज्म। नाइट्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के एलोट्रोपिज्म शो करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन फैमिली का कौन सा मेंबर है, कौन सा एलिमेंट है जो एलोट्रोपिज्म शो नहीं करता, देन आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सब के सब एलोट्रोपिज्म शो करते हैं, जिनमें से स्पेशली फास्फोरस के एलोट्रोप्स को हम अलग से स्टडी करेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट्स और केमिकल रिएक्टिविटी में उनका ट्रेंड। चलिए पहले रीड करते हैं। The most common oxidation states of the elements of nitrogen family are -3, +3 and +5। याद रहे नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, +3 and +5। नाउ the tendency to show -3 oxidation state decreases down the group due to increase of atomic size and metallic character. Last member of the group, that is bismuth, does not show -3 oxidation state। याद रहे हम पहले -3 की बात करते हैं, तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको मालूम है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, नॉन मेटल शो करते हैं। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाती है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, इसलिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी घटती चली जाती है। और बिस्मथ, नाइट्रोजन फैमिली में बिस्मथ एक ऐसा एलिमेंट है जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन फैमिली में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी घटती जाती है और बिस्मथ में ये टेंडेंसी बिल्कुल नहीं पाई जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन exhibits -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स हाइड्राइड एंड हैलाइड्स। नाइट्रोजन अपने हाइड्राइड और हैलाइड में -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, NCl3, NBr3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3 है। लेकिन अगर हम बात करें NF3 का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है NF3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो याद रहे इन दिस केस फास्फोरस नाइट्रोजन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। तो नेचुरली फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। तो आप देखेंगे NF3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। तो क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। आपको मालूम है अगर हम हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट की बात करें तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर है फ्लोरीन, सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की और थर्ड पोजीशन पर आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। तो नेचुरली फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो NF3 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह +3 होगा। Along with +3 and +5 oxidation states, it also exhibit +1, +2 and +4 oxidation states in its oxide। याद रहे नाइट्रोजन की बात चल रही थी, नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ यह +3 और +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करता ही है, उसके साथ +1, +2 और +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। यानी नाइट्रोजन -3, +1, +3, +4 और +5 ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन ऑक्साइड्स। आगे चल करके हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए एक अलग ही पूरा लेक्चर लेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के जो डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है।
तो आपने देखा कि along with +3 and +5 oxidation states, it also exhibits +1, +2 and +4, यानी +1, +2, +3, +4, +5, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कौन? नाइट्रोजन along with -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन हाइड्रोजोइक एसिड, बड़ा ही स्पेसिफिक केस है, N3H हाइड्रोजोइक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो आप देखोगे कि इन हाइड्रोजोइक एसिड दैट इज N3H, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछता है केस, हाइड्रोजोइक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज -1/3। कितना होता है? -1/3 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का आप +1 लोगे, नाइट्रोजन का सपोज आपने पर आइटम x मान लिया तो 3x + 1 = 0 लेंगे, तो यहां पर x का वैल्यू आ जाएगा कितना? -1/3। तो हाइड्रोजोइक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1/3 होता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ all the oxidation states of nitrogen tend to disproportionate in acidic solution to form +1 to +4 oxidation state। क्या बताया गया कि नाइट्रोजन का जो all the oxidation states of नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट डिसप्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी रखते हैं। एक एग्जांपल यहां दिखाया गया है 3HNO3, जहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ये डिकम्पोज होकर बनाता है HNO3, जहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 + H2O + 2NO, जहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। आपको मालूम है डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रहा हो और घट भी रहा हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन नाम देते हैं। यानी एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, साथ में रिड्यूस भी हो रहा हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन नाम देते हैं। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट था +3, ये डिकम्पोज होकर इन एसिडिक मीडियम डिकम्पोज होकर बनाया HNO3, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, +5 हो गया है, साथ में बनाया नाइट्रिक ऑक्साइड NO, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से घटा है, दैट इज +2 हो गया है। तो नेचुरल है, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? डिसप्रपोर्शनेशन कहलाएगा। आपने देखा कि ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन, कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नाइट्रोजन? तो आपने देखा था -3, +1, +2, +3, +4, +5, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन टेंड टू डिसप्रपोर्शनेट इन एसिडिक सोल्यूशन। कौन से सोल्यूशन में? एसिडिक सोल्यूशन में, फ्रॉम +1 to +4। कहां से कहां तक डिसप्रपोर्शनेट होते हैं? +1 से +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपने देखा 3HNO3 gives 3HNO2 gives HNO3 + H2O + 2NO। आगे फास्फोरस exhibits -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स हाइड्राइड PH3। PH3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो -3 है। Along with +3 and +5 oxidation states, it also shows +1 and +4। याद रहे +3 और +5 के साथ साथ, +3 और +5 पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने आपको डिटेल किया था, बताया था कि नाइट्रोजन फैमिली का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +5 है, लेकिन +5 से 2 कम यानी +3 के भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इस फैमिली के हेवियर एलिमेंट्स, एंड इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पूरा का पूरा लेक्चर इनर्ट पेयर इफेक्ट पर था पिछला, आपने देखा भी था। तो यहां आप देखते हैं कि फास्फोरस एग्जिबिट्स -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स हाइड्राइड दैट इज PH3। Along with +3 and +5 oxidation states, it also shows +1 and +4 oxidation states in some of its oxo acids। कुछ ऑक्सो एसिड्स में यह +1 और +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, जो कि एक अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन फास्फोरस शो करता है। आगे हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस का, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो।
तो वो अलग से हम एक टॉपिक लेंगे, उसमें देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस क्या हैं, उनका नेचर कैसा होता है, क्या क्या क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ सकते हैं, तो हम अलग से लेक्चर लेंगे जहां पर फास्फोरस +1 और +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। Now, all the intermediate oxidation states of phosphorus disproportionate into +5 and -3। याद रहे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का +5 और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -3। तो जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इन दोनों रेंज के बीच डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट उनका बढ़ता भी है और घटता भी है। तो क्या देख रहे हैं, ऑल द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट इनटू +5 एंड -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन। नाइट्रोजन के केस में आपने देखा था कि वह एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा था। फास्फोरस एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होगा और वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा किसके किसके बीच, +5 एंड -3 के बीच। ऑल द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट इनटू +5 एंड -3, यानी बढ़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 हो जाएगा और घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे, इनके बीच डिस्प्रपोर्शनेट होता है, इन दोनों में डिस्प्रपोर्शनेट होता है, ऐसा कह सकते हैं। नाउ फॉर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकम्स इंक्रीजिंगली स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन के रेस्पेक्ट में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंगली स्टेबल होता जाता है, यानी डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ में, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में डिस्प्रपोर्शनेट होने की ये टेंडेंसी क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। नाउ नेक्स्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group while the stability of +3 oxidation state increases down the group। आपने पिछले लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप में, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी घटती चली जाती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर भी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप while the stability of +3 oxidation state increases down the group। For bismuth, +3 oxidation state is the most stable oxidation state। Bi5, इस कंपाउंड को याद रखिए, Bi5 is the only compound where bismuth shows +5 oxidation state। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बिस्मथ एकमात्र कंपाउंड है जहां +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज Bi5। अदरवाइज इसके लिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, तो +3 है। क्यों है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ कोवैलेंसी, कोवैलेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। कोई एटम कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो याद रहे नाइट्रोजन का जो हाईएस्ट कोवैलेंसी है दैट इज 4, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में, नाइट्रोजन के केस में आउटर मोस्ट सेल सेकेंड सेल है जिसमें टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, दैट इज 2s, 2px, 2py एंड 2pz। तो यहाँ पर मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है इसकी, 4। नाइट्रोजन कैनॉट एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी बिकॉज इसके आउटर मोस्ट सेल में d ऑर्बिटल नहीं है। बाकी के सारे एलिमेंट्स अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं और उनकी कोवैलेंसी, हाईएस्ट कोवैलेंसी बढ़ सकती है, 4 से ज़्यादा हो सकती है। आप देखोगे ये पेंटावैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, पेंटा कोवैलेंट होते हैं। तो क्या देखेंगे, इन नाइट्रोजन ओनली 4 ऑर्बिटल्स 1s एंड 3p आर अवेलेबल इन वैलेंस सेल, दैट इज आउटर मोस्ट सेल, फॉर बॉन्डिंग। हेंस इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी इज रेस्ट्रिक्टेड टू 4। याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, तो याद रहे आंसर इज 4। सिंस
The heavier elements contain vacant d orbitals in their outermost shell. They can expand their covalency beyond 4. For example, phosphorus shows a highest covalency of 5 and forms PCl5. phosphorus highest covalency 5 का शो करता है और PCl5 बनाता है। देखिए कैसे, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक रीजनिंग क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, गिव द रीजन नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड। नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता, व्हाइल फास्फोरस कैन डू सो। फास्फोरस ऐसा कर सकता है, क्या रीजन है? तो ऑलरेडी आपको मालूम है नाइट्रोजन में सेकेंड सेल आउटर मोस्ट सेल है जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते, इसलिए यह अपना वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाता। इसकी हाईएस्ट कोवैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में, दैट इज थर्ड सेल में, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए यह अपने कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। देखिए क्या लिखा है, इन नाइट्रोजन ओनली 4 ऑर्बिटल्स 1s and 3p आर अवेलेबल इन वैलेंस सेल, दैट इज सेकेंड सेल, फॉर बॉन्डिंग। Hence, its maximum covalency is restricted to 4 and it cannot form pentahalides such as NCl5। याद रहे, नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बना सकता क्योंकि यह पेंटा कोवैलेंसी शो नहीं कर सकता। On the other hand, phosphorus contains vacant d orbitals in its outermost cell, that is third cell, and therefore it can expand its covalency beyond 4 and forms pentahalides such as PCl5। देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में, यहां आप देखिए फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 3s2 3px1 y1 z1। इस ग्राउंड स्टेट में अगर आप कोवैलेंसी देखेंगे फास्फोरस का तो 3 है। याद रहे, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसी भी एटम का किसी स्टेट में कोवैलेंसी पूछता है। तो कोवैलेंसी क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन एन एटम। किसी भी एटम में जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वही उसकी कोवैलेंसी होगी। क्लियर? तो क्यों भाई? क्योंकि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वही ओवरलैपिंग करते हैं, वही कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो नेचुरल है फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट में आप देख सकते हैं 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है इसके पास, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। वहीं फास्फोरस 15 जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है 3s का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है 3d ऑर्बिटल में, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3s1 3px1 3py1 3pz1 एंड 3d1। नाउ इट हैज 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब इसके पास 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। तो नेचुरली ये 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है और इसकी कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है। तो फास्फोरस अपनी कोवैलेंसी एक्सपेंड कर लेता है बाय एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s ऑर्बिटल टू वैकेंट 3d ऑर्बिटल। बट ऐसा नहीं कर सकता कौन? नाइट्रोजन, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते।